दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बात कर चुके हैं। तो वहां पर दोस्तों हमने ये बात भी की थी कि इनवेरिएंट और वेरिएंट क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। तो दोस्तों वहां से हमें मिला था कि कोई भी डिस्टेंस या फिर लेंथ या फिर एक्सेलरेशन, ये सारी क्वांटिटीज इनवेरिएंट होती हैं, मतलब चेंज नहीं होती हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर। अगर हम एक फ्रेम से दूसरी फ्रेम में ट्रांसफॉर्मेशंस निकालते हैं तो ये तीनों चीजें चेंज नहीं होती। और दोस्तों वहीं हमने देखा था कि स्पीड, मोमेंटम, ये सारी चीजें वेरिएंट होती हैं, मतलब ये सारी चीजें चेंज हो जाती हैं अगर हम एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं। तो दोस्तों आज हम यही बात करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास एक टॉपिक और आता है इसके बाद, गैलीलियन इनवेरिएंस, मतलब कि कौन सी क्वांटिटीज इनवेरिएंट हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस में, उन्हीं को हम बोलते हैं गैलीलियन इनवेरिएंस। तो दोस्तों गैलीलियन इनवेरिएंस का मतलब क्या है? अगर हम सीधा सीधा मतलब समझना चाहें तो हम ये समझ सकते हैं कि जो भी फंडामेंटल फिजिकल लॉज होते हैं या प्रिंसिपल होते हैं वो सारे इनवेरिएंट होते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस में। और दोस्तों इसी चीज को हम कहते हैं गैलीलियन इनवेरिएंस। तो दोस्तों अब हम एक एक करके चेक करते हैं कि कौन से फिजिकल लॉज और प्रिंसिपल यहाँ पर इनवेरिएंट होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि एक एस फ्रेम में अगर हम ले, अब जैसा कि जानते हैं कि एस फ्रेम हमारा रेस्ट फ्रेम है, तो उसमें अगर हम फोर्स निकालेंगे तो F इज इक्वल्स टू एम में हम निकाल देते हैं। न्यूटन का सेकेंड लॉ हम चेक कर रहे हैं। यहाँ पर जो मास है वो कांस्टेंट है और इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी है, मतलब ये मास वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा। अब दोस्तों जैसा कि हमने देखा था कि यहाँ पर हमने एक फ्रेम लिया हुआ था, XYZ इसके कोऑर्डिनेट्स थे और ये रेस्ट पे था, इसको हम कह रहे थे एस फ्रेम। और इसी के रिस्पेक्ट में हमने एक और फ्रेम लिया था X प्राइम, Y प्राइम और Z प्राइम, और इसे हमने कहा था S प्राइम फ्रेम। और दोस्तों ये वाला फ्रेम इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में X एक्सिस के अलॉन्ग V वेलोसिटी से मूव कर रहा था। तो दोस्तों हमने जब S प्राइम में देखा तो हमें न्यूटन का सेकंड लॉ क्या मिला? F इज इक्वल्स टू ma। अब दोस्तों अगर न्यूटन का सेकंड लॉ इसमें इनवेरिएंट है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस में इनवेरिएंट है, तो यहां पर भी जो हम निकालेंगे तो F प्राइम इज इक्वल्स टू ma प्राइम आना चाहिए। तो दोस्तों हम बात करते हैं, हम सपोज करते हैं कि S प्राइम फ्रेम में F प्राइम एक फोर्स है जो एक मास पर एक्ट कर रहा है। तो दोस्तों इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा a प्राइम, उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो हम यहां से देखते हैं कि F प्राइम इज इक्वल्स टू ma प्राइम, हमने लिख दी इसकी इक्वेशन। दोस्तों जैसा कि हमने देखा था कि S प्राइम में फोर्स की इक्वेशन थी F इज इक्वल्स टू ma, और S प्राइम फ्रेम में फोर्स की इक्वेशन थी F प्राइम इज इक्वल्स टू ma प्राइम। अब दोस्तों अगर हमें ये देखना है कि न्यूटन के लॉज इनवेरिएंट है या नहीं है, तो दोस्तों अगर हमें किसी तरह से ये पता चल जाए कि F इज इक्वल्स टू F प्राइम है या नहीं, तो हम ये बता सकते हैं कि न्यूटन के लॉज इनवेरिएंट है या नहीं। तो दोस्तों इसके लिए अब जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोज में देखा था कि जो एक्सेलरेशन होता है वो इनवेरिएंट होता है, एक्सेलरेशन इज इनवेरिएंट। अब दोस्तों आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर हमने m प्राइम क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि दोस्तों ये तो बॉडी का मास है और ये वेलोसिटी के भी इंडिपेंडेंट है, कांस्टेंट मास है, तो ये m ही रहेगा, m प्राइम नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक इनवेरिएंट क्वांटिटी है। तो यहां से अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा F प्राइम इज इक्वल्स टू m, a प्राइम को हम a लिख देते हैं, यहां से हमने क्या लिखा? F प्राइम इज इक्वल्स टू f। तो दोस्तों यहां से ये क्लियर हुआ कि न्यूटन का सेकंड लॉ तो इनवेरिएंट है। और दोस्तों अगर सेकंड लॉ इनवेरिएंट है तो इसका मतलब यह है कि न्यूटन के सारे लॉज इनवेरिएंट है।
अब इसका रीजन क्या है? तो दोस्तों इसका रीजन ये है क्योंकि न्यूटन के सेकंड लॉ से हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी डिराइव कर सकते हैं और न्यूटन का थर्ड लॉ भी डिराइव कर सकते हैं। अब दोस्तों हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं कि क्या ये लॉ भी इनवेरिएंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो आपको समझाया हुआ था, तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर ब्रीफ किया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। हम सीधे चलते हैं यहाँ पर इसकी ट्रांसफॉर्मेशंस में। तो दोस्तों जैसा कि हम देखें तो अगर हम दो मासेस कंसीडर करते हैं m1 और m2, जो वेलोसिटी और इन दोनों की वेलोसिटी हम कंसीडर कर लेते हैं u1 और u2। दोस्तों u1 और u2 वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी हम कंसीडर करते हैं v1 v2। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे तो जैसा कि हम जानते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम लगाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा, मोमेंटम हम जानते हैं मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो यहाँ से हम लिख देते हैं m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। इसी तरह हम s प्राइम फ्रेम में देखते हैं कि क्या ये सेम आएगा, क्योंकि दोस्तों अगर ये सेम आ गया तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये भी इनवेरिएंट हो जाएगा। तो दोस्तों सिमिलरली हम यहाँ पर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस लगा सकते हैं। एस प्राइम फ्रेम में अगर हम लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे m1u1 प्राइम प्लस m2u2 प्राइम इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। अब दोस्तों यहाँ पर जैसा कि हमें पता चल रहा है कि u1 प्राइम और u2 प्राइम ये वेलोसिटीज हैं बिफोर कोलिजन और v1 प्राइम और v2 प्राइम वेलोसिटीज हैं आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पर जैसा कि हमने यहाँ पर ये लिखी हुई है कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस, दोस्तों ये हमें याद भी रहनी चाहिए। अब जैसा कि हमने डिराइव की थी वेलोसिटी की, तो u1 इज इक्वल टू u1 प्राइम प्लस v, इसी तरह u2 इज इक्वल टू u2 प्राइम प्लस v। सिमिलरली v1 इज इक्वल टू v1 प्राइम प्लस v और v2 इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v। जो हमने s प्राइम फ्रेम के लिए इक्वेशन ली थी, जो हमारी इक्वेशन 1 थी, अगर उसमें हम ये सारी वैल्यूज डाल दें, मतलब u1 की वैल्यू ये डाल दें, ut की वैल्यू ये डाल दें, ये सारी वैल्यूज डाल दें, ये जो इक्वेशन हमने निकाली थी एस फ्रेम के लिए, ये एस फ्रेम के लिए जो निकाली थी ये वो इक्वेशन है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम लें u1 की वैल्यू u1 प्राइम प्लस v, u2 की वैल्यू u2 प्राइम प्लस v, v1 की वैल्यू यहाँ पर हमने ऐसे ही वैल्यूज लिख दी। तो दोस्तों इनको मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद बनेगा m1u1 प्राइम प्लस m1v प्लस m2u2 प्राइम प्लस m2v। देखिए हमने इसको और इसको लिख लिया और इन दोनों टर्म्स में से v कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बनेगा m1 प्लस m2 और यहाँ पर ये जैसे टर्म्स आएंगी, यहाँ पर आएगा m1v1 प्राइम प्लस m1v प्लस m2v2 प्राइम प्लस m2v। तो यहाँ से इस टर्म में से और इस टर्म में से v कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर m1 प्लस m2 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों साइड्स पर ये टर्म कॉमन है तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास बचा m1u1 प्राइम प्लस m2u2 प्राइम इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। तो दोस्तों इस इक्वेशन से हमारे पास क्या आया, इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है ये भी एक इनवेरिएंट क्वांटिटी है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस में। मतलब हम इसे किसी भी इनर्शियल फ्रेम में लगा सकते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर। तो देखिए यहाँ पर एक नोट करने वाली चीज ये है कि जैसे अगर हम किसी भी सिस्टम के अंदर एक पर्टिकुलर पार्टिकल की बात करें तो उसमें जो मोमेंटम होगा, उसका जो मोमेंटा होगा या फिर चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा उसका, वो दोनों फ्रेम्स के लिए इनवेरिएंट क्वांटिटी नहीं है। पर जहां तक हम एक पूरे सिस्टम की बात करते हैं, जहां पर हम एक पूरे सिस्टम की बात करते हैं, वहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम
इनवेरिएंट क्वांटिटी होता है। तो अगर हम एक एक पार्टिकल की बात करते हैं तो उसकी जो मोमेंटा की वैल्यू होगी वो चेंज होती रहेगी, वो एक वेरिएंट क्वांटिटी है। पर दोस्तों जब हम पूरे सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक इनवेरिएंट क्वांटिटी बन जाता है। इस चीज का दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों जहां तक हम एक सिंगल पार्टिकल की बात करते हैं तो उसके लिए मोमेंटम को हम मोमेंटा बोलते हैं, मोमेंटा। तो देखिए दोस्तों यहां से हमें यह भी पता चल गया कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम था ये भी एक इनवेरिएंट क्वांटिटी है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। तो देखिए अब हम चलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरफ, देखते हैं क्या ये भी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस में इनवेरिएंट होती है या फिर नहीं। तो दोस्तों अब बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। तो देखिए यहाँ पर हम अगेन कंसीडर करेंगे जैसे कि हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के केस में किया था कि यहाँ पर दो पार्टिकल्स हैं इनर्शियल फ्रेम एस में। देखिए इस इनर्शियल फ्रेम एस में दो पार्टिकल्स हैं, हम इनका नाम रख देते हैं सपोज ए पार्टिकल और बी पार्टिकल। तो इन दोनों का कोलिजन होगा। फिर हम देखेंगे कि इनकी जो एनर्जीज है आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन इन दोनों फ्रेम्स में कंजर्व रहती हैं या नहीं। दोस्तों अगर कंजर्व रहती है तो दोनों फ्रेम्स में सेम वैल्यूज आएंगी, और दोस्तों अगर सेम वैल्यूज आएंगे तो फिर यहाँ पर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी इनवेरिएंट क्वांटिटी हो जाएगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए। तो आइए पहले हम एस फ्रेम की बात करते हैं। एस फ्रेम के लिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन लिखते हैं U1 और U2। ये बिफोर कोलिजन की वेलोसिटीज है, मतलब फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी U1 बिफोर कोलिजन और सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन हो गई U2। इसी तरह आफ्टर कोलिजन हम फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी V1 लेते हैं और सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी V2 लेते हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम इक्वेशन लिखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तो यहाँ पर क्या आएगा कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। यहाँ पर फर्स्ट पार्टिकल के लिए हम लिख सकते हैं हाफ m1 u1 स्क्वायर, उसी तरह सेकंड पार्टिकल की हो जाएगी हाफ m2 u2 स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्या होगा काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन हो जाएगी ये हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। उसी तरह काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन क्या होगी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये v1 दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन, उसी तरह ये v2 है सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये E क्या है। तो दोस्तों ये वो एनर्जी है जो डिसिपेट हो रही है एज हीट एनर्जी या साउंड एनर्जी, क्योंकि दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ भी आइडियल नहीं है, कोई भी आइडियल कंडीशन नहीं होती है। यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता ही है, चाहे वो हीट की फॉर्म में हो या साउंड की फॉर्म में हो या फिर फ्रिक्शन की वजह से हो, कुछ भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होता ही है। तो उस एनर्जी लॉस को हमने यहाँ पर E ले लिया है। तो जैसे कि आप पढ़ सकते हैं E इज इक्वल्स टू पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स बिफोर कोलिजन। जी हाँ दोस्तों, बिफोर कोलिजन ले रहे हैं और इस इक्वेशन को इक्वल करने के लिए यहाँ पर हम प्लस E कर रहे हैं। एस फ्रेम में तो हमने देख लिया कि एस फ्रेम में हमारे पास ये इक्वेशन आई। अब देखते हैं एस प्राइम फ्रेम में क्या इक्वेशन आएगी। कि देखिए जो दो पार्टिकल्स है उनकी वेलोसिटीज हम कंसीडर कर लेते हैं u1 प्राइम और u2 प्राइम। इसी तरह आफ्टर कोलिजन हम कंसीडर करते हैं v1 प्राइम एंड v2 प्राइम। और देखिए यहाँ पर जो दो पार्टिकल्स का मास था ये हम सेम ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम वेरिएबल मास की बात नहीं कर रहे हैं, मास एक कांस्टेंट है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो मासेस है m1 और m2 ये इनवेरिएंट है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस में। जब तक हम जो वेलोसिटी है फ्रेम की वो वेरी वेरी स्मॉल है स्पीड ऑफ लाइट से,
तभी तक हम यहाँ पर इस चीज को कंसिडर करेंगे। जब भी वेलोसिटी कंपेरेबल हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट से, तब उस टाइम पर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एप्लीकेबल नहीं होती है। उस टाइम पर हम अप्लाई करते हैं लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन, जो हम आगे अपने सिलेबस में पढ़ेंगे। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं, हमने यहाँ पर m1 m2 सेम लिए हैं क्योंकि मास एक इनवेरिएंट क्वांटिटी है, ठीक। और ये जो एनर्जी का लॉस हुआ था, इसको भी हम सेम कर रहे हैं। अब इसको हम सेम क्यों ले रहे हैं? देखिए, जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये देखने के लिए कि ये इनवेरिएंट होता है या नहीं, तो उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट ने ये एस्टैब्लिश किया था कि ये जो एनर्जी का चेंज है, ये दोनों फ्रेम्स में सेम ही होता है। तो यहाँ पर ये हम ई सेम ले रहे हैं। देखिए, अगर इस लॉ को इनवेरिएंट होना है तो इसको एस प्राइम फ्रेम में कुछ ऐसा होना पड़ेगा कि हाफ m1 u1 प्राइम प्लस हाफ m2 u2 प्राइम इज इक्वल्स टू हाफ m1 v1 प्राइम प्लस हाफ m2 v2 प्राइम। अगर दोस्तों ऐसा आंसर हमारे पास आ जाता है तो मतलब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी इनवेरिएंट है। तो आइए देखते हैं। तो इससे पहले हमने आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस बताई थी वेलोसिटी की, इससे पिछली वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार देख के आइए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। या फिर अगर आप कहीं और से भी पढ़ के आ चुके हैं तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी की इक्वेशंस बताई थी। ये जो u1 वेलोसिटी है, हमने ट्रांसफॉर्मेशन की जो एक्चुअल आपको बताई थी वो थी u इज इक्वल्स टू यू प्राइम प्लस v। अब ये u क्या होता है? u होता है वेलोसिटी इन s फ्रेम, वही u प्राइम होता है वेलोसिटी इन s प्राइम फ्रेम। और दोस्तों, इस v का ध्यान रखिए कि ये वो वेलोसिटी है जिस s प्राइम फ्रेम चल रहा है। वेलोसिटी ऑफ s प्राइम फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू s फ्रेम। s प्राइम फ्रेम s फ्रेम के रिस्पेक्ट में जिस वेलोसिटी से चल रहा है वो वेलोसिटी है v, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएंगी इसी के अकॉर्डिंग। u1 इज इक्वल्स टू u1 प्राइम प्लस v, u2 इज इक्वल्स टू u2 प्राइम प्लस v, v1 इज इक्वल्स टू v1 प्राइम प्लस v और v2 इज इक्वल्स टू v2 प्राइम प्लस v। तो आइए हम अपनी इक्वेशंस लिखते हैं इसके हिसाब से। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमने अभी वेलोसिटी की ट्रांसफॉर्मेशंस देखी, इनको हम फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं, जो इक्वेशन हमने निकाली थी। मतलब कि हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पर u1 की वैल्यू हम लिखेंगे u1 प्राइम प्लस v, उसी तरह u2 की वैल्यू लिख देंगे u2 प्राइम प्लस v, v1 की वैल्यू भी v1 प्राइम प्लस v और v2 की हो जाएगी v2 प्राइम प्लस v। तो यहाँ पर इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो उसी तरह सॉल्व करेंगे कि यहाँ से हाफ m1 u1 प्राइम स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस हाफ m2 u2 प्राइम स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब यहाँ से v कॉमन लेंगे जैसा हमने पिछले इक्वेशन के लिए किया था। v कॉमन लेंगे तो m1 u1 प्राइम प्लस m2 u2 प्राइम होगा, उसी तरह यहाँ पर भी हो जाएगा। ये दोनों हम लिख लेंगे और यहाँ से v कॉमन करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या? इस हाफ से हम हाफ को भी कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा m1 u1 प्राइम प्लस m2 u2 प्राइम इज इक्वल्स टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम प्लस e एनर्जी। ओके, तो देखिए, अब ये तो एनर्जी वो थी जो लॉस्ट हुई थी, ठीक है। तो अब जैसा कि हमने ये पढ़ा हुआ है, जैसा कि आप इसको देख पा रहे होंगे, ये मोमेंटम की इक्वेशन है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो हमने इससे पहले देखी थी। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, इनवेरिएंट क्वांटिटी है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए। तो अगर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है, तो यहाँ पर जो
हम ये देख रहे हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं इस इक्वेशन को देखकर, और जो हमने अभी देखा था कि मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज इनवेरिएंट टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। तो देखिए यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए जैसे कि यहाँ पर हमने ये एज्यूम किया था कि मास और टाइम इनवेरिएंट है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए, तो ये चीज सिर्फ तभी होता है जब ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ फ्रेम, ये वेरी वेरी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट हो। लेकिन अगर हमें वो केस मिल जाए जब हमें वेलोसिटी की इनवेरियंस हो, मतलब कि अगर हमें केस मिल जाए कि वेलोसिटी ऑफ फ्रेम इज कंपेरेबल, दोस्तों ये इक्वल नहीं कह सकते हम, कंपेरेबल कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ फ्रेम इज कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, तो उस केस में यहाँ पर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई नहीं कर सकते हम, क्योंकि उनका फिर रिजल्ट नहीं आता है, जैसा रिजल्ट हमें चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं आता है। तो देखिए हम इस स्टेटमेंट को करेक्टली इस तरह लिख सकते हैं, द फंडामेंटल लॉज आर इनवेरिएंट और आइडेंटिकल इन ऑल references that can be connected not by Galilean but by Lorentz transformations। तो अगर हम जनरल बात कर रहे हैं, मतलब कि जैसे हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, तो वहां पर हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस लगा सकते हैं क्योंकि वो एप्लीकेबल होता है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में तो हम इन्हीं वेलोसिटीज के आसपास ही रहती है यहाँ पर वेलोसिटी। और दोस्तों एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जब हम लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशंस देखेंगे, तो अगर हम उसको इस चीज के लिए देखेंगे कि वेलोसिटी वेरी वेरी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, तो ये लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन रिड्यूस होकर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में ही कन्वर्ट हो जाती है। इस तरीके से होती है लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशंस। तो देखिए यहाँ पर हमने अभी तक कौन कौन सी इनवेरिएंट क्वांटिटी देख ली। देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें अभी तक डिस्टेंस, लेंथ, एक्सेलरेशन और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अभी हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी देखे थे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी देखा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी देखा। तो दोस्तों ये सारी क्वांटिटीज इनवेरिएंट होती हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस में। टाइम, मास, ये सब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के अंडर इनवेरिएंट होती हैं। वही अगर हम पोजीशन और वेलोसिटी की बात करें तो ये इनवेरिएंट क्वांटिटीज होती हैं, और इनकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या थी, अगर हम पोजीशन वेक्टर लिखे तो r इज इक्वल्स टू आर प्राइम प्लस वी टी, और वेलोसिटी की बात करें तो u इज इक्वल्स टू यू प्राइम प्लस वी टी। और वहीं अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें मिला था x प्राइम इज इक्वल्स टू x माइनस वी टी, y इज इक्वल्स टू वाई प्राइम, z इज इक्वल्स टू z प्राइम, t इज इक्वल्स टू t प्राइम। और यहाँ पर जब हमने r वेक्टर लिखा था तो इसी की रिजल्ट की वजह से हमें मिला था r वेक्टर इज इक्वल्स टू r प्लस वी टी, या फिर हम लिख सकते हैं कि r प्राइम वेक्टर इज इक्वल्स टू r वेक्टर माइनस वी टी। तो r प्राइम वेक्टर इज इक्वल्स टू r वेक्टर माइनस वी टी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेहनत करते रहिए। और दोस्तों आप ये रिवाइज भी कर लीजिएगा।